दोस्तों, स्त्री की वह कौन सी एक चीज होती है जो किसी को भी नहीं देती है, यहां तक कि अपने पति को भी नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्त्रियां उस एक चीज को सबसे छिपाकर क्यों रखती है? दोस्तों, एक सर्प ने बताया कि स्त्री चाहे कितनी ही पतिव्रता क्यों न हो, पर ये 3 बातें कभी उसे मत बताना, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक जगह एक सपेरों का झुंड चला आ रहा था। वे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें एक घना छायादार वृक्ष नजर आया, तो वे सभी उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। उसी वृक्ष के पास एक विशाल सर्पों की बांबी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि इस बार भी हमें कोई लाभ मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सर्पों को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथियों से कहा कि हमें ये बिल खोद कर देखना चाहिए। दोस्तों, उसी समय सपेरों ने आपस में विचार किया और उस सांप के बिल को खोदने लगे। दोस्तों, जब इस बिल को 3 फुट की गहराई तक खोदा, तो उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस नाग को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे और मन में सोचने लगे कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ा ही जहरीला है, क्यों ना इसके विष दांतों को निकाल देते हैं। यही सोचकर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें सांप बंद था। पिटारे को खोलकर जब देखा तो वे उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों, पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो चुका था और उसकी जगह उस पिटारे में एक बहुत ही कीमती सुंदर नौलखा हार रखा हुआ था। वे सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो सर्प को पकड़ कर रखा था, ये हार कहां से आ गया? तो एक सपेरा बोला, अरे चलो, अच्छा ही है, ये हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देगा। यही विचार करके सभी सपेरे राजा चंद्रसेन के शहर भाग्यनगर को चल दिए। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मंत्री, सामंत, विशिष्ट अधिकारी गण बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण पूछा, तो सपेरे कहने लगे हैं, महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, परंतु आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपके महारानी की गले की शोभा बढ़ा सकती है। ऐसा रत्न जड़ित हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। फिर राजा कहने लगे, दिखाओ दिखाओ कैसा हार है। तो सपेरे ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वो हार रखा हुआ था। दोस्तों, इस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा चंद्रसेन सपेरों से कहने लगे कि तुम ये विचित्र हार कहां से लाए हो? सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें ये हार जंगल में मिला। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी ये भेंट स्वीकार करते हैं। वास्तव में ये हार पाकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। दोस्तों, उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को 1 सहस्त्र सोने की मुद्राएं दे दो और सम्मानपूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दो। इस प्रकार दोस्तों, राजा ने वो पिटारा अपने पास रख लिया और सपेरों को खूब सारा इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। सपेरे तो राजा को हार देकर वहां से चले जाते हैं। इधर राजा चंद्रसेन सोचने लगे कि आज ये हार मैं अपनी महारानी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। हार को पाकर मेरी रानी बड़ी खुश होगी। दोस्तों, पूरे दिन राज दरबार में राजा बैठा रहा, अपना राज कार्य करता रहा और मन में वही विचार उठते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे जब शाम होती है तो दरबार समाप्त करके राजा अपने महलों को जाता है। वो हार वाला पिटारा राजा ने अपने बगल में दबा लिया था। मित्रों, उधर जब महामंत्री इंद्राणी ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ रखा हुआ है,
तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। राजा चंद्रसेन पलंग पर बैठ जाते हैं और महारानी से कहने लगे कि महारानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूं, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। महारानी कहने लगी, महाराज, ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए? इतना कहकर राजा ने वो पिटारा रानी के आगे बढ़ा दिया और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। मित्रों, रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोल कर देखा तो उसमें देखती क्या है, एक बहुत सुंदर तेजस्वी 5 दिन का बालक लेटा हुआ है और अंगूठा चूस रहा है। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। दोस्तों, बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई। कहने लगी, महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है तो राजा चंद्रसेन कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलखा हार था। ये बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वो पिटारा लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस पिटारे में बड़ा ही तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि दोस्तों, राजा चंद्रसेन की पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने मन में विचार किया कि ये पुत्र हमें भगवान शिव ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मान कर ही पालेंगे। दोस्तों, ये बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा था वो बालक बन गया, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महलों को आते आते ये हार सुंदर पुत्र बन गया। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से ये बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। दोस्तों, उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ये घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। ये सुनकर राजा चंद्रसेन की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, क्योंकि महाराज के यहां तो अब तक कोई संतान ही नहीं हुई थी। दोस्तों, राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को पाल रहे थे। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया वो लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 18 साल की हो गई तो महाराज चंद्रसेन के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। दोस्तों, राजा साहब उस घटना को भूल चुके थे कि लड़का उन्हें किस तरह से प्राप्त हुआ है। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। दोस्तों, राजा चंद्रसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था, चौबेपुर। चौबेपुर के वहां के एक राजा थे कमलध्वज। उनकी बड़ी सुंदर कन्या थी, नाम था वैजयंती। राजा कमलध्वज की कन्या वैजयंती 14 विद्याओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी वैजयंती जब विवाह योग्य हो गई तो महाराज कमलध्वज विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पुरोहित को बुला लिया और टीका की सामग्री देकर नाई पंडित को वर खोजने के लिए भेज दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले नाई और ब्राह्मण ही वर खोजने जाया करते थे। राजा ने उनसे कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। दोस्तों, नाई और ब्राह्मण राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला। अब तो नाई और ब्राह्मण भ्रमण करते करते परेशान हो गए। अंत में वे चलते चलते राजा चंद्रसेन की नगरी शोभितपुर में पहुंच जाते हैं। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक नाई और पंडित का दरबार में आगमन होता है। राजा चंद्रसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं
कि ये कोई नाई और ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहां आए हैं। फिर भी राजा ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? नाई और पंडित बोले, महाराज, हम राजा कमल ध्वज के नाई और पुरोहित हैं और उनकी कन्या वैजयंती का टीका लेकर आए हैं। हमारी महाराज की कन्या राजकुमारी 14 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अब विवाह योग्य हैं। तब राजा चंद्रसेन कहते हैं, हे पुरोहित जी, आपने ठीक सुना है कि हमारा एक पुत्र है और हमारा राजकुमार बहुत ही सुंदर और योग्य है, रूप, गुण और वंश में बढ़ चढ़कर है। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चंद्रसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा कमल ध्वज के यहां बारात लेकर चलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चंद्रसेन वापस अपनी राजधानी लौट आते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा चंद्रसेन बूढ़े होते चले गए और महारानी चंद्रा भी वृद्ध हो चली थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमारे पुत्र को राज्य भार सौंप दिया जाए। हम कब तक राज्य करेंगे? बुढ़ापा आ चुका है। पुत्र को भी राज चलाने का अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों, उसी दिन महाराज चंद्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा चंद्रसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। राजकुमार नागराज बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। बस इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, राजकुमारी वैजयंती अपनी दासी से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाओं के पेट में अक्सर बात नहीं रुकती। दासी इस भेद को जानती थी कि राजकुमार को राजा साहब को दरबार में कोई सपेरा देकर गया था। तो वही बात बताते हुए दासी कहती है, महारानी, मैं आपसे एक बात कहूं, तुम्हारा ये पति राजकुमार जो है, उनसे तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन है। दोस्तों, दासी की ये बात सुनकर वैजयंती को कुछ शंका सी होती है। वैजयंती कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति देव राजकुमार नागराज चंद्रसेन और महारानी चंद्रा के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो। ये उनका पुत्र नहीं है। पर मैं इतना तो नहीं जानती हूं कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन है, पर इतना जानती हूं कि राजकुमार महाराज चंद्रसेन के पुत्र नहीं है। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। प्रिय दोस्तों, राजकुमारी वैजयंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। वो मन में सोच लगी कि आज शाम जब राजकुमार महल में आएंगे तो उनसे ये बात अवश्य पूछूंगी। अब देखिए दोस्तों, राजकुमार महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी वैजयंती राजकुमार से पूछने लगती है, हे प्राणनाथ, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। तब राजकुमार कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती है, मुझे ये बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो? दोस्तों, ये बात सुनकर जो नाग से राजकुमार बना था वो कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज चंद्रसेन और महारानी चंद्रा ही मेरे माता पिता है। तब वैजयंती बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया सच सच बताइए। तुम्हें भगवती मां गंगा की कसम है, आप मुझे ये भेद जरूर बताओ। ये बात सुनकर राजकुमार धर्म संकट में फंस जाता है। सोचने लगा कि आज किसी न किसी ने ये प्रश्न इसके मन में पैदा कर दिया है। इसको जरूर किसी ने बताया है और ये पूछे बिना मानेगी नहीं। दोस्तों, राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूं। तुम क्यों बेवजह मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अब तो राजकुमारी अड़ गई कि नहीं, मुझे ये भेद जरूर बताओ। आप किस वंश के हो और आपके माता पिता कौन हैं? अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा। ये पूछे बिना मानेगी नहीं। दोस्तों, नागराज अपनी पत्नी से बार बार कहता है, मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे ये बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी और हट करने लगी और कहने लगी कि नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो।
दोस्तों, ये बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, पर यहां नहीं। यहां से दूरी पर एक नदी बहती है और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। दोस्तों, अब तो रथ सजाया गया। उसमें राजा की पत्नी वैजयंती और नागराज दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं। चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर उसी नदी के किनारे आ जाता है। नदी को देखकर राजकुमारी वैजयंती कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के किनारे क्यों लेकर आए हैं? क्या इस नदी में तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है, हे प्रिय, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर दोस्तों, किसी ने सच कहा है, राज हठ बाल हठ और स्त्री हठ बहुत ही बुरे होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी। कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे ये जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो। राजकुमारी वैजयंती जब नहीं मानती है तो राजकुमार नाग जो था वो नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक के जल में जब वो पहुंच जाता है तो कहने लगता है, हे महारानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे ये बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी वैजयंती मानो जैसे ठान ही चुकी थी। कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बात पूछ कर ही मानूंगी। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल में उतर जाता है तो रानी को समझा कर बोला, प्रिय, मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखो। दोस्तों, जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपने थोड़ी के बराबर जल में आया तो कहने लगा, राजकुमारी, अभी तेरे पास समय है, ये जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। दोस्तों, फिर क्या हुआ? राजकुमार ने अपनी असली नाग रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वो उस नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमार वैजयंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति और राजकुमार नहीं नाग रूप में कहीं चला गया था। वैजयंती ने उसे वहां खोजने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मिला। अब वैजयंती अपने रथ को लेकर अपने स्वार्थियों से कहती है, चलो अपने महल चलो और अपने महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखकर हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।